Namaskar, my name is Vinay Kumar. I hope you all are doing well. Again, I'm here with a new topic, which is criticism of pluralistic theory of sovereignty. So, first of all, I would like to welcome you all in my today's session, and the topic is very much important. As I said, that I'll be discussing the criticism of pluralistic theory और बहुलवाद का जो सिद्धांत रहा उसके संबंध में जो आलोचना है हम उसका अध्ययन करेंगे. हालांकि so far we have discussed, you know, what is pluralistic theory, what is the characteristics of pluralistic theory. Okay, and we have also gone through some definitions, especially in this session or lecture. We will discuss some major criticism, which are related with pluralistic theory of sovereignty या प्लूरल थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, या फिर आप कह लीजिएगा जो राष्ट्र है उसकी जो संप्रभुता है उसके संबंध में आलोचनाएं क्या है. So students, again I would say that session going to be very much informative, valuable session. Political science के अंदर जितनी भी lecture मैं दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा important है. Please pay attention towards my words, pay attention towards the contents. और सबसे बड़ी बात, चीज़ों को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, कंसेप्ट को क्लियर बनाइए. ये बहुत आपके लिए आवश्यक है. ठीक है, पहले एक थोड़ा सा एक एज ए होल और हमेशा की तरह एक आइडिया दे दूं आपको कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस especially in this session. What is it all about? देखिए, जो प्लेलिस्टिक थ्योरी रही, जो बहुलवाद का सिद्धांत रहा राष्ट्र की सोवेर्निटी के संबंध में, संप्रभुता के संबंध में, तो एक बात निकलकर बड़े स्पष्ट ढंग से आप लोगों के समक्ष आई. ये जो सिद्धांत है वो ऑस्टिन की जो थ्योरी थी सोवरेनिटी की, बिल्कुल अगेंस्ट में रहा, उसके रेस्पॉन्स में आया, या इसका जो समर्थक है, सपोर्टर है प्लूरलिस्टिक के, उसने या उन लोगों ने जो ऑस्टिन की थ्योरी है उसको उसका अपोज किया. ठीक है, अब अपोज क्यों किया वो आपको सभी को मालूम है कि ऑस्टिन की जो सोवरेनिटी की थ्योरी है, सोवरेनिटी की जो थ्योरी है, उसको उसका अपोज इसलिए किया, विरोध इसलिए किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो थ्योरी है ऑस्टिन की, वो सोवरेनिटी को इतनी ज्यादा उसने पावर दे दी कि बाकी राज्य के अंतर्गत जो भी संस्थान है या उस राज्य में निवास करने वाले लोग हैं, उन्होंने उनकी बिल्कुल अवहेलना कर दी. ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम राज्य की बात करते हैं तो उसमें और बहुत सारे संस्थान और लोग, उनके आदर्श और नैतिक मूल्य, उनकी आवश्यकताएं भी होती हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी होती हैं. तो इसलिए प्लूरिस्टिक थ्योरी आई थी, जो लूप होल्स थे ऑस्टिन की थ्योरी में उसको दूर करने के लिए, प्लस सत्ता का जो केंद्रीकरण का बात था, जो सेंट्रलाइजेशन चीज थी जो उनकी थ्योरी में की पावर को सेंट्रलाइज किया जाएगा. ठीक है, और एक तरह से अराजकता या ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करती है, बट प्रेजेंट सिनारियो में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो वो थ्योरी कहीं भी फिट नहीं होती है प्रेजेंट सिनारियो के अंतर्गत. ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो में हम ये बात करते हैं, लोकतंत्र का मतलब ये है कि जो हमारा शासन है वो लोगों के लिए है. ठीक है, लोगों के हाथ में ही पावर है, वो इलेक्ट करती है अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को, और साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी अंकुश लगाती है कहीं ना कहीं. तो डिसीजन मेकिंग पावर में या लॉज की मैं बात करूं, उनमें भी कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता होती है, लेकिन ऑस्टिन की थ्योरी में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, मतलब इन चीजों के बावजूद भी, इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बावजूद भी, इतनी क्या ले सकते हैं खूबियों के बावजूद भी, प्लूरिस्टिक जो थ्योरी थी या प्लूरल थ्योरी थी सोवर्निटी की, उसकी कुछ ना कुछ खामियां रही, कुछ कमियां रही. अरे बड़ी सीधी सी बात है, कभी भी हम किसी चीज की बात करते हैं, किसी भी एस्पेक्ट से बात करते हैं, तो सीधी सी बात एक जान लीजिएगा कि उसकी कुछ ना कुछ लूप होल्स या कुछ आलोचना भी की जाती है, उसको आलोचनात्मक ढंग से भी उसको इवेल्युएट किया जाता है. तो आज हम देखेंगे इसका क्रिटिसिज्म क्या रहा. सोवरेनिटी की थ्योरी की बात हो रही है, और हम बात कर रहे हैं प्लूरिस्टिक की. तो वन बाय वन आई विल गो थ्रू ऑल द हेडिंग्स एंड आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन सिंपल वर्ड्स. हालांकि अगर नेक्स्ट टाइम में बात करी जाए तो थोड़ा सा जान लीजिएगा, जैसे कि मैं क्या भी रहा था, आपको इसका सार दे दूं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट. कि ये जो प्लूरिस्टिक थ्योरी थी या प्लूरल थ्योरी थी, या आप इसको कह सकते हो संप्रभुता सिद्धांत था, इसमें राज्य की संप्रभुता को थोड़ा सा, इतना आप कह लीजिएगा कि इसके फ्रेगमेंटेशन को बढ़ावा दिया गया. ये बोला गया कि राज्य के अंतर्गत अंतर्गत और भी संस्थाएं और भी व्यक्ति हैं, तो सोवरेनिटी को बांटा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, यू नो और थोड़ा सा लोगों को लगा कि इससे फिर
एक पावर ऑफ कंट्रोल वो कहीं ना कहीं देर विल बी लैक ऑफ पावर ऑफ कंट्रोल, और उसमें शासन करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, और सर नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होंगे, जब विचारों में थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बागडोर किसी एक अमुक व्यक्ति के हाथ में दी गई है, समाज के किसी कुछ गुने चुने व्यक्तियों के हाथ में दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो बात तो चलो गलत है कि लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इनके द्वारा जो निर्देश पारी होते हैं, जो यू नो पैरामीटर्स तय होते हैं, उनका पालन करते हैं। बट एक चीज है कि राज्य की बात करें तो लोग कुछ अपराध, कुछ गलत करने से डरते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी विशेषता भी, अब वही बात घूम फिर कर आती है कि हर किसी सिस्टम की, हर किसी चीज की, हर किसी थ्योरी की अपनी एक विशेषता है, कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लूप होल्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो हर किसी शासन प्रणाली की, चाहे वो लोकतंत्र प्रणाली हो या फिर यू नो एनार्की हो, या फिर मैं कहूँ कि यू नो साम्यवाद हो, कुछ भी हो, हर किसी की अपनी शासन व्यवस्था की अपनी खूबियां हैं। फिलहाल उसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर इस चीज को समझ लीजिएगा कि इनको ये लगा, कुछ विचारकों को ये लगा कि इस तरीके से जो राज्य की संप्रभुता है वो कहीं ना कहीं क्षय होगी, खंडित होगी, उसका अस्तित्व थोड़ा सा कह लीजिएगा कि इट विल बिकम, आई वुड से दैट बिट, आई वुड से ज्यादा अप टू लार्ज एक्सटेंट तो मैं बात नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं जो सोवरेनिटी की जो पावर है थोड़ा सा डैमिनिश होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ मिटिगेट होगी, खत्म तो नहीं हो सकती है। कुछ कंट्रीज, वर्तमान सिनेरियो बात करूं ग्लोबल स्तर पर, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनकी सोवरेनिटी या संप्रभुता बहुत स्ट्रांग है, कुछ की स्ट्रांग नहीं है, उनसे थोड़ी कम है, तो इस तरीके से ठीक है। बट इस स्थिति में वो यही कहना चाहते हैं, जो उसके जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया या प्लूरिस्टिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर संप्रभुता किसी एक राष्ट्र के पास रहती है, एक तरफा रहती है, तो चीजें व्यवस्थित रहती हैं। तो कोशिश कीजिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर सोवरेनिटी किसी स्टेट की एक जगह है कि आदमी के हाथ में है, और उस व्यक्ति जिसको उन्होंने ऑथोरिटी की संज्ञा दी उसके हाथ में, या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की मैं बात करता हूँ उनके हाथ में, तो चीजें व्यवस्थित रहेंगी। ठीक है, अराजकता नहीं होगी, इतना कॉन्फ्लिक्ट राइज नहीं होंगे समाज में, शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हाँ भाई, इस तरीके से जो प्लूरिस्टिक बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं सोवरेनिटी के फ्रेगमेंटेशन में, या उसको बांटने में, या पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में, या सबको लेके चलना चाहते हैं, कुछ मामले जैसे कानून वगैरह बनाने की बात हो, लॉस की अगर हम बात करें, उसमें भी प्लूरिस्टिक बोलते हैं कि उनका भी, उनके विचारों का समावेश किया जाए। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, थोड़ा वो चीजें, थोड़ा सा उसमें कभी कभी इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है कि वो चीजें फिर यू नो अपने राइट पाथ से डेविट होना चालू हो जाती है। तो इस स्थिति से हम आगे देखेंगे कि आगे की थ्योरीज को पढ़ेंगे कि क्रिटिसिज्म प्लूरिस्टिक की क्या है, और इसको थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे आज के सेशन में। सेशन ज्यादा लेंदी नहीं होगा, आई एश्योर यू, but it will be an interesting session, no doubt. So, the pluralistic theory of sovereignty has faced several criticisms, particularly from proponents of the traditional monastic view of sovereignty and other political theorists. Or as far as the key criticism or main criticism are, related, which are related with pluralistic theory, those are mentioned below. So, we can say that द प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी हैज फेस्ड सेवरल क्रिटिसिज्म, बहुत सारी आलोचनाओं का भी सामना किया इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सबको वाहवाही लूटी हो। और सम ऑफ देम, या मैं इसको कह भी सकता हूँ कि मेजर क्रिटिसिज्म एज फार एज प्लूरिस्टिक थ्योरी इज कंसर्न, या प्लूरल थ्योरी इज कंसर्न, या संप्रभुता का मैं बोलूं कि जो बहुवाद सिद्धांत है उससे संबंध है, उसके विषय में, उसके संदर्भ में कुछ मेजर क्रिटिसिज्म है जो नीचे दिए गए हैं, विच आर मेंशन्ड एज बिलो। ओके, first one is fragmentation of I would say authority. Okay, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो क्रिटिक जो होते हैं, इसमें क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट dispersing sovereignty among multiple entities can lead to fragmentation of authority, resulting in a lack of clear decisive leadership. This can create confusion and efficiency in governance and hinder the state's ability to act cohesively. सो क्रिटिक्स जो होते हैं, जो जिन्होंने आलोचना की है थ्योरी की, उन्होंने यही बोला है अपने अनुसार, या आपका दृष्टिकोण रहा है कि भैया इस तरीके से अगर सोवरेनिटी को बहुत लोगों में बांट दोगे, डिस्पर्स करोगे, शेयर करोगे, तो जो इसका एक्चुअल मीनिंग है सोवरेनिटी का,
जो सब पैरामाउंट पावरफुल जो पावर की बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं टार्निश होगा, इट विल कम डाउन। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, गवर्नमेंट में इनएफिशिएंसी आएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होंगे, इट विल लीड टू हिंड्रेंस। सो अल्टीमेटली कह सकते हो जो राज्य की प्रमुख सत्ता है, इंपॉर्टेंट कह लीजिएगा, जिसकी पहचान है, कहीं ना कहीं उसमें फिर बदलाव आए। ओके, नाउ आई विल मूव टू द सेकंड heading of the topic, weakening of state power. As I said earlier, if we talk about the distribution of the sovereignty, ultimately, directly or indirectly, it will weaken the power of state by distributing power among various groups and institutions. The central authority of the state is weakened. This can undermine the state's ability to maintain order, enforce laws, and protect its sovereignty from external threats. ओके, अब जैसे ही बात हो रही थी कि जो बहुलवादी उन लोगों ने जो समर्थक रहे, उन्होंने बहुत ज्यादा इस बात पर चर्चा करी कि स्टेट केवल स्टेट के अंदर उसकी संप्रभुता की बात नहीं है, और केवल स्टेट ही नहीं है, स्टेट भी एक संस्थान है, और बाकी की स्टेट के अंदर संस्थान है, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, या फिर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, या मैं बात करूं जुडिशरी, अलग अलग संस्थाएं हैं। तो वो भी संस्थाएं, वो भी इंस्टीट्यूशन है। तो पावर का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे सोवरेनिटी का अमंग ऑल द इंस्टीट्यूशन, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट की एक्चुअल सोवरेनिटी है, वो थोड़ा सा कह लीजिएगा कमजोर पड़ जाएगी। ओके, यू कैन सी दैट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर अमंग वेरियस ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन, द सेंट्रल ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट इज वीकेंड। तात्पर्य कहने का वो ये है, जो सेंट्रल की जो पावर, जो ऑथोरिटी है, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉवरेनिटी या संप्रभुता कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो क्रिटिक्स हैं, कि भैया हमें इसको शेयर नहीं करना है, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है अमंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस, अमंग ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। इसका तो भैया हमें केंद्रीकरण ही करना है या सेंट्रलाइज्ड ही रखना है। ठीक है, नाउ इफ आई मूव टू द नेक्स्ट वन, विच इज पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट। तो द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर can lead to conflicts and power struggles among different groups. These conflicts can uh, destabilize, destabilize governance and create an environment of continuous competition and discord. तो भैया ये जो प्रेजेंस है मल्टीपल सेंटर्स का, पावर कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, हम बात कर रहे हैं कि भैया पावर को सब लोगों में वितरित कीजिए। ठीक है, सभी लोगों को आमंत्रित कीजिए, सभी लोगों को समावेश कीजिए, इंक्लूसिव बनाइए सिस्टम को। ठीक है, सबको साथ लेकर चलिए, सबके विचारों को आमंत्रित कीजिए। तो उससे क्या होगा, बेसिकली इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी, इट विल लीड टू टर्माइल इन द सोसाइटी। ठीक है, तो एक समाज में उथल पुथल, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद का बढ़ जाना, विचारों में मतभेद, कलह, द्वेष आदि को बढ़ावा मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कह लीजिएगा दोस्त फिलोसफर या थिंकर्स, जिनको लगता है कि जो प्लुरलिस्टिक थ्योरी या प्लुरल थ्योरी, या फिर जो संप्रभुता का बहुलवाद सिद्धांत है, वो अ, अ, इस तरीके से वो उनके फेवर में नहीं है, और विरोध करते हैं प्लुरल थ्योरी का। और कारण उसका यही है, जैसे कि हेडिंग्स में आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, इस तरीके से चीजें व्यवस्थित नहीं रहेंगी। ठीक है, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट सेशन, विच इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आप थोड़ा जान लीजिएगा इस हेडिंग की। अगर हम बात करें, फर्स्ट आई विल गो थ्रू द लाइन। When power is dispersed, it can become difficult to hold any single entity accountable for decisions and actions. This diffusion of responsibility can lead to a lack of transparency and difficulties in addressing corruptions or mismanagement. तो जब पावर का डिस्पर्स है, जब पावर को डिस्पर्स किया जा रहा है, जब शक्ति को सोवरिटी को बांटा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो, सिंगल एंटिटी है, जो एकमात्र पावर है, जो कहते हैं ना कि किसी राज्य के अंदर विशेषाधिकार जो किसी एक व्यक्ति तक ही सीमित है, उसकी अकाउंटेबिलिटी या डिसीजन मेकिंग पावर को, है ना, अफेक्ट करता है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा, अगर मान लो कोई राज्य है या स्टेट है, जहां पर अगर मैं बोलूं कि जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी को जवाबदेही बोलेंगे हिंदी में, वो किसी एक व्यक्ति, अमुक व्यक्ति की रहेगी, वो सबके प्रति अकाउंटेबल होगा। लेकिन जब किसी सोसाइटी में, जब किसी स्टेट में बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का समावेश हो जाएगा, जब शक्ति को डिस्पर्स किया जाएगा,
जो सोवरेनिटी को शेयर किया जाएगा और लोगों इंस्टीट्यूट के साथ और लोगों के साथ समाज में, तो फिर उससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी में कमी आएगी, ठीक है। इट विल लीड टू सिचुएशन इन विच पीपल विल नॉट बी इन पोजिशन टू अकाउंटेबल, कह लीजिएगा, टू वन अनदर। अब जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति तो हम उससे पूछते हैं, हाँ भाई क्यों क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब इतनी चीजें उसमें मिंगल हो जाएंगी, समा जाएंगी, या फिर लोग राज्य की सोवरेनिटी को शेयर करेंगे ना, हर चीज में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कम होगी। ये तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, देयर इज नो डाउट इन दैट। नाउ, थियोरेटिकल एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा अस्पष्ट हो, मतलब धुंधली हो, विच इज नॉट क्लियर, विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, अगर इस सेटिंग की बात करें, सोवरेनिटी को शेयर किया जाएगा, पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, इतना ज्यादा लोगों को सम्मिलित किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, इसकी पहली बात तो कार्य प्रणाली में, शासन प्रणाली में एम्बिग्यूटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाएगी। दूसरा क्या है, थ्योरेटिकल एम्बिग्यूटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी लैक्स clear theoretical foundations and coherence. The concept of multiple overlapping sovereignties can be seen as inherently contradictory and difficult to reconcile with the traditional notion of statehood. So this is also a major criticism as far as the theory is concerned, which says that theoretically ambiguity will be there if the sovereignty of the state is shared by other institutions or shared by other people in the society in any nation. So in order to avoid this thing, उनका ये आलोचकों का ये मत है कि हमें किसी भी स्टेट की सोवरेनिटी को सेंट्रलाइज्ड ही रहने दें, शासन को किसी एक व्यक्ति के या एक कुछ लोगों के जो ग्रुप है, पीपल ऑफ ग्रुप के तक सीमित रहने दें, इसे हर किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। लॉज बहुत हार्श हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, उसका पालन करना अनिवार्य हो, और उसका पालन लोग इस स्वेच्छा से करें, और इस फैक्ट को अपने दिमाग में रखें कि राज्य सर्वोपर है, स्टेट इज अबव ऑल, ठीक है। उससे क्या होगा, चीजें व्यवस्थित होंगी और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। और as far as theoretical ambiguity is concerned, it will not be also, I will say that it would not be there in that situation. तो इस चीज को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं जो आलोचक हैं, जो इसको क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इतनी ज्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो स्टेट की सोवरेनिटी है, क्योंकि ऐसा होने से फिर वो कह लीजिएगा, देर विल बी लैक ऑफ theoretical foundation of coherence. Now I will move to the next heading, which is complexity and inefficiency. Complexity and inefficiency, no doubt आपको लग ही रहा है कि जब इतनी ज्यादा चीजें मिंगल हो जाएंगी और स्टेट की सोवरेनिटी को शेयर किया जाएगा सभी इंस्टीट्यूशन के साथ, सभी लोगों के साथ, तो सीधी सी बात है, जटिलताएं तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ठीक है। इनएफिशिएंसी की बात अगर हम करें, तो फिर आदमी इतना थोड़ा सा यही सोचता है कि भाई थोड़ा सा नेग्लिजेंस भी कहीं ना कहीं आ जाती है ना। एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी नो डाउट विल लीड टू द इनएफिशिएंसी। तो द pluralistic model can create a complex and cumbersome system of governance with overlapping jurisdictions and competing authorities. This complexity can result in inefficiency and slow decision making processes, hindering effective governance. तो द प्लूरिस्टिक मॉडल जो है, अगर बात करें इसकी सोवरेनिटी की, तो जब इतनी ज्यादा चीजें हम डिस्पर्स कर देंगे, तो सीधी सी बात है, उनको थोड़ा सा हैंडल करने में या व्यवस्थित रूप लाने में या व्यवस्था बनाने में कॉम्प्लेक्स अराइज होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होंगी, और लोगों की जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य करने का तरीका है, जो शासन है, उनकी एफिशिएंसी पर क्वेश्चन या प्रश्न मार्क उठेंगे, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्सिटी कैन रिजल्ट इन इनएफिशिएंसी एंड स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब जैसे उत्तर कोरिया की बात करें, वो कितना स्ट्रिक्ट है एज फार डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न, डिसीजन मेकिंग पावर इज कंसर्न, जो करना है वो करना है, ये है तो ये है, और लोगों को भी क्लियर कट ये आइडिया दिमाग में नहीं भी हमें ये चीज पालन करना है तो पालन करना है, गलत तो कर ही नहीं सकते, उनको पता है कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या होंगे। तो चीजें व्यवस्थित रहती हैं समाज में, एक कह लीजिएगा कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होते, ठीक है, प्रॉब्लम हर्डल्स अराइज नहीं होते, सोशल टर्माइल से अवॉइड हो सकते हैं हम उस सिचुएशन में।
तो सीधी सी बात है, जब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी तो लोगों की कार्यप्रणाली में प्रश्न चिन्ह होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि वो चीज हिंड्रेंस वगैरह कह लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, अराइज होंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को हम साथ में लेकर चलेंगे तो पावर का डिस्पर्सन होगा, और पावर डिस्पर्स होगा तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है बच्चों, कॉम्प्लिसिटी एंड इनएफिशिएंसी तो अराइज होगी ही होगी। चैलेंजेस इन कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग द एक्शंस एंड पॉलिसीज ऑफ मल्टीपल सोवरेन एंटिटीज कैन बी चैलेंजिंग। अब चैलेंज तो अराइज होंगे होंगे, क्योंकि देर विल बी लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द इंस्टीट्यूशन, अमंग ऑल द पीपल। क्यों? क्योंकि जो ऑस्टिन की जो थ्योरी थी सोवरेनिटी की, उसमें तो उन्होंने शासन को केंद्रीकृत किया है, सत्ता का केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन है, पावर का सेंट्रलाइजेशन है, व्यक्ति के हाथ में पावर है, कानून बना रहे हैं, कानून का पालन करवा रहे हैं, चीजें व्यवस्थित है, चैलेंजेस बहुत कम है, क्योंकि भय कह लीजिए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है समाज में, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। बट अगर मैं बात करूं प्लुरलिस्टिक थ्योरी की या प्लुरल थ्योरी की या बहुलवादी थ्योरी की, यहाँ पर चैलेंजेस ज्यादा हमें कोऑर्डिनेशन करने में, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया है। यहाँ पर सभी इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है, सभी इंस्टीट्यूशन के इन्वॉल्वमेंट के साथ जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएं, उनका इंस्टीट्यूट, उनका सॉरी कंट्रीब्यूशन है, और प्लस उस स्टेट में निवास करने वाले सभी जनता, सभी लोगों की भी भागीदारी है। सभी लोगों के लिए सोवरेनिटी को सभी लोगों के लिए सोवरेनिटी को एक समान साझा कर लेना, पावर का डिस्पर्स कर देना, कानून के निर्माण में भी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, कहीं ना कहीं से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को लैक करता है, उस चीज का अभाव देखा जाता है। ठीक है, मैं फिर वही चीज कर रहा हूँ, ये क्रिटिसिज्म मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बच्चों, ऐसा नहीं कि ये क्रिटिसिज्म किसी और लोगों के लिए भी 100% सही हो, एक्यूरेट हो। ये उनके विचार हैं जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, ये उनका अपना आउटलुक है, अपना दृष्टिकोण है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे सबसे अच्छी थ्योरी, अगर मैं स्टेट की सोवरेनिटी की बात करूं तो मुझे बहुलवाद थ्योरी या यू नो आई वुड से दैट प्लुरलिस्टिक थ्योरी या प्लुरल थ्योरी ही अच्छी लगती है। प्लुरल थ्योरी या प्लुरलिस्टिक थ्योरी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर लोगों की भागीदारी है। हम कहते हैं ना, शासन तो एक्चुअल में जनता के लिए होता है ना, फिर उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? उनको तो साथ में लेके चलना ही चलना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज vulnerability to external influence. A state with a fragmented sovereignty structure may be more susceptible to external influence and manipulation. External actors can exploit divisions within the state to further their own interest. तो सीधी सी बात है, जब इतनी ज्यादा उसमें लोगों की भागीदारी होगी या हम पावर को डिस्पर्स करेंगे, तो स्टेट की जो सॉवरेनिटी बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगी। वल्नरेबल का मतलब फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, वो उस सिचुएशन में नहीं रह पाएगी जिस सिचुएशन में ऑस्टिन कहना चाहते हैं। ठीक है, डिस्पर्स पावर हो जाना, और उस स्टेट की सोवरेनिटी को सबके साथ साझा करना, कहीं ना कहीं स्टेट की सोवरेनिटी को थोड़ा सा कह लीजिएगा कि वीकन करती है, कमजोर बनाती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा लाती है। और कहते हैं ना कि एक व्यवस्थित रूप से शासन चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तमाम लोग हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं विचारों में, कुछ चीजें अव्यवस्थित हो जाती हैं। और एक बात और, जहां तक मैंने बात करी वल्नरेबिलिटी टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो सीधी सी बात है, स्टेट विद फ्रेगमेंटेड सोवरेनिटी स्ट्रक्चर्स में बी मोर सस्पेक्टेबल टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेशन। अब हमारे पास बहुत सारे विदेशी मुद्दे हैं, फॉरेन पॉलिसीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं, हम उनके सदस्य बनते हैं, है ना। हम डिसीजन लेने में स्वतंत्र हैं, डिसीजन के प्रति हम अपने स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन घुमा फिरा के बात वही आती है कि जब बहुलवादी के अनुसार चीजें इतनी डिस्पर्स हो जाएंगी, पावर इतना डिस्पर्स हो जाएगा, और सभी लोगों का कह लीजिएगा सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, और सभी लोगों पे ध्यान भटक जाएगा, तो जो हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी को लीड करेंगे। ठीक है, यू कैन आल्सो सी दैट स्टेट विद अ फ्रेगमेंटेड सोवरेनिटी स्ट्रक्चर में बी मोर सस्पेक्टेबल टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेशन। एक्सटर्नल एक्टर्स कैन एक्सप्लॉइट डिविजन्स विद इन द स्टेट टू फर्दर देयर ओन इंटरेस्ट। एक्सटर्नल एक्टर्स से यहाँ तात्पर्य जो बाहर के जो पॉलिटिशियंस हैं या दूसरे नेशंस को लीड कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री या दूसरे इंटरनेशनल, मैं बात करूं लेवल पर, या ग्लोबली जो अदर नेशंस है, उन कंट्री के जो लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं फिर उस चीज का एडवांटेजेस लेंगे। ठीक है, अगर चीजें इस तरह से डिस्पर्स हो जाएगी पावर का, और उस चीज का एडवांटेजेस लेंगे,
और कहीं ना कहीं वो उस स्थिति में जो स्टेट की सोवरेनिटी है वो टार्निश होगी। ठीक है, दे वुड लाइक टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ that situation which has been elaborated or which has been explained by the I would say plural theory या संप्रभुता के बात करूं अंतर्गत, तो जो बहुलवादी सिद्धांत है, जो उन्होंने उस सिद्धांत की व्याख्या करी या उस सिद्धांत को समझाया, उसकी मैं बात करूं, सबसे अंतर्गत सबसे एक महन बात यही आती है कि पावर का स्टेट के अंदर अंतर्गत या स्टेट के अंदर इतना डिस्पर्स हो जाना कि चीजें फिर कंट्रोल में रह जाती हैं। वो फिर उस तरीके से कहते हैं कि प्रॉपर वे में प्रॉपर फंक्शनिंग की बात करूं नहीं हो पाती है, तो उससे जो अदर कंट्रीज हैं या इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं, तो कहीं ना कहीं उस चीज का वो फायदा उठाते हैं। ठीक है, अपनी बातों को मनवाते हैं या अपनी पॉलिसीज को थोपना चाहते हैं। ठीक है, या वो चाहते हैं कि हम अपने जो डिसीजन, हमारे खुद के जो डिसीजन है, वो कहीं ना कहीं उनके डिसीजन से प्रभावित हो, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में नो डाउट सोवरेनिटी की जो कह लीजिए कि जो पावर है, जो हम बात करते थे पैरामाउंट की, वो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है सोवरेनिटी, लैटिन भाषा के वर्ड से सुपरनस, सुपरनस से डिराइव्ड है ये सोवरेनिटी। तो उसका मतलब होता है सुप्रीम पावर, पैरामाउंट पावर। तो जब स्टेट की पावर को डिस्पर्स किया जाएगा तो वो पैरामाउंट नहीं रह जाएगी, वो सुपर पावर नहीं रह जाएगी, ये इस चीज का सार है। So despite these criticism, proponents of the pluralistic theory argue that it offers a more realistic and democratic approach। देखो वही बात है कि जो मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आप मेरा आउटलुक जाने, मेरा दृष्टिकोण जाने, मेरे नजरिए जाने, तो मैं प्लुरलिस्टिक थ्योरी के बहुत ज्यादा फेवर में हूँ, बहुलवादी सिद्धांत के बहुत ज्यादा फेवर में हूँ, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आधारित है, ये डेमोक्रेटिक अप्रोच को बढ़ावा देती है, सपोर्ट करती है। और इवन इन प्रेजेंट सिनारियो वी आर द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि हम अगर पावर की बात करें तो दैट मस्ट बी एक्चुअली इन द हैंड ऑफ द सिटीजन ऑफ द नेशन। ठीक है, तो डिस्पाइट दीज क्रिटिसिज्म, प्रोपोनेंट्स ऑफ द प्लुरलिस्टिक थियरी आर्ग्यू दैट it offers a more realistic and democratic approaches to governance, reflecting the diversity and complexity of the modern societies. They contend that the benefits of inclusivity, representation, and checks on centralized power outweigh the potential drawback। तो आप तक ये बात यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर मैं कहना चाहता हूँ, वैसे भी यहाँ पर जितने भी प्रोपोनेंट्स या सॉरी प्रोपोनेंट्स या बोलो कि जो विचारक हैं, जो दार्शनिक हैं, जो अलग अलग तरीके से जो इस थ्योरी को देखते हैं, उन्होंने बोला कि इतना ज्यादा ठीक है, लोगों ने उसकी आलोचना करी प्लुरल थ्योरी की या प्लुरिस्टिक थ्योरी की या संप्रभुता के अंतर्गत बात करूं, बहुलवाद सिद्धांत की, बट उसके बावजूद भी ये बहुत रियलिस्टिक नजर आती है, बहुत नेचुरल नजर आती है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक अप्रोच को बढ़ावा देती है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस गवर्नेंस को सपोर्ट करती है और डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ठीक है, सोसाइटीज है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, बट अगर प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन है अमंग ऑल द पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस इन द सोसाइटी और स्टेट, तो जो चीजें फिर ढंग से एग्जीक्यूट होती हैं और इतनी समस्या नहीं रह जाती हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, तो ये थ्योरी बहुत फिट होती है। और जैसे कि ऑस्ट्रिन की थ्योरी तो 19th सेंचुरी की बात हो रही थी, तो उस समय में अगर मैं बात करूं, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं इस थ्योरी के, मैं भी सपोर्टर हूं। अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं इसको ऑस्ट्रिन की थ्योरी से, तो रियलिस्टिक अगर आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो यू विल ऑप्ट pluralistic theory of the sovereignty. So they contend that the benefits of inclusivity, representation, and checks on centralized power outweigh the potential drawbacks। ठीक है, इंक्लूजन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें या सेंट्रलाइज्ड पावर की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कमी आ जाएगी। हाँ, एक कंडीशन होनी चाहिए कि लोकतंत्र में जो लीडर्स हैं, जो रूलर है, जो रूल कर रहा है, ठीक है, वो कितना पावरफुल है, उसमें कितनी लीडरशिप क्वालिटीज है। ठीक है, तो कुल मिला के बातें क्या निकली थी, ये इसका सार अगर पूछें, इसको हम थोड़ा सा यू नो एक कंक्लूजन निकालें कि ठीक है, रियलिस्टिक थ्योरी जो है वो रियलिस्टिक है, बट उसमें थोड़ा सा अगर हम कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं, या इस थ्योरी को थोड़ा सा और अगर हम कंक्लूड करें कि जो लीडर्स हैं
या जिस स्टेट की शासन की बागडोर जिनके हाथ में जो रूलर्स हैं वो थोड़े से स्किलफुल हो, नॉलेजेबल हो, ठीक है, थोड़ा जाने पॉलिटिक्स को, थोड़ी आबा हुआ के जाने स्टेट की, लोगों की मंशाओं को जाने, ठीक है, और ऐसी रणनीति बनाए ताकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, अव्यवस्था ना फैले, शासन एक कुशल शासन हो, ठीक है, जिसमें वो लोगों के वेलफेयर को एंश्योर कर सके। तो it will not lead to, I would say that, a situation there will be conflicts and all. तो हम एट द एंड यही कह सकते हैं कि किस तरीके से जो इस थ्योरी को जो या हमने कहा इस थ्योरी की जो क्रिटिसिज्म किया गया कि डिस्पाइट ऑफ मैनी क्रिटिसिज्म्स द थ्योरी हैज गॉट सम एज ओवर अदर सोवरेन थ्योरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो आई वुड से दैट session was yeah session would have been interesting session for you people, and thank you very much for being with me. Thank you very much for being part of valuable of this session, and I again request you to please go through the contents once again. Things will become stable for you people. Or this is how we come to the end of today's session. We have discussed that what is pluralistic theory, what is characteristics of this theory, and what is the even criticism of pluralistic theory as far as the sovereignty of state is concerned. So thank you very much once again. I'll see you again in my next lecture, in my next topic. I'll bring definitely a very important and interesting topic for you. And I hope again you will enjoy me. So till then, please, you know, I would say that keep on concentrating, keep on, adding something new in your knowledge, or even enjoy yourself, ठीक है। So thank you very much, have a nice day, bye bye, take care.